यूजीसी नेट, एमपी सेट, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूनिट 6 हिंदी उपन्यास हम पढ़ रहे हैं। मानस का हंस आज का हमारा टॉपिक है, जो कि अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर हम मानस का हंस उपन्यास पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी गद्य विधाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर हम चलते हैं, थोड़ा सा पहले हमें जानना है अमृतलाल नागर के विषय में। यानी कि जो गद्यकार हैं, जो भी लेखक हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। उनका जन्म कब हुआ था, उनका जीवन काल कितने समय तक रहा है, उसके अलावा उनके जो अन्य गद्य विधाएं हैं, उनके बारे में भी हमें जानना है। जीवन काल इनका 1916 से 1960 ईस्वी तक रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य उपन्यास इनके कौन-कौन से हैं, तो महाकाल 1947 ईस्वी, सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे शतरंज के मोहरे 1959 में लिखा था, सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एकदा नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1972। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो मानस का हंस उपन्यास है, जो हमारे सिलेबस में है, ये मानस का हंस 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नाच्यो बहुत गोपाल बहुत पूछा जाता है, ये 1978 में आया था। खंजन नयन 1981 ईस्वी, बिखरे तिनके 1982 और अग्निगर्भा 1983 ईस्वी। ये यहाँ पर प्रकाशन वर्ष इसलिए यहाँ पर मैंने डाले हुए हैं, ताकि आपको क्रम अगर पूछा जाए तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाए। क्योंकि इनके यूजीसी नेट का आप जानते हैं, थोड़ा-सा जो पेपर है उसका पैटर्न टफ होता है और उसमें क्रम बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। क्या वो चाहे जो लेखक होते हैं उनके क्रम भी पूछे जाते हैं, है ना? किसका समय पहले है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर उनकी रचनाएँ पूछी जाती हैं और रचनाएँ केवल वही नहीं पूछी जाती जो आपके सिलेबस में है, अलग जो उनकी उपन्यास या गद्य विधाएँ हैं वो भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इनको आपको क्रम से ही याद रखना है। अब कैसे याद करेंगे? वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिवीज़न करिए, बार-बार लिख कर के देखिए। 2-4 बारें अगर आप इसको ठीक से पढ़ भी लेंगे तो भी याद हो जाता है। करवट 1985 ईस्वी और पीढ़ियाँ 1990 ईस्वी। यानी कि अमृतलाल नागर का सबसे लास्ट वाला जो उपन्यास है वो है पीढ़ियाँ, जो कि 1990 ईस्वी में आया था। मानस का हंस इसका कथासार क्या है? तो यह उपन्यास अमृतलाल नागर के द्वारा रचित है। इसकी जो कथा है वो कुल 31 अंकों में विभाजित है। ये भी ध्यान रखना है, मानस का हंस जो उपन्यास है, इसकी कथा 31 अंकों में विभाजित है। यहाँ पर हाइलाइट हो रहा है, आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है, 31। इसके बाद है उपन्यास का आरंभ कहाँ से होता है? तो उपन्यास का आरंभ मुगलों द्वारा की जा रही लूट-पाट से होता है। मुगलों द्वारा की जा रही लूट-पाट से होता है। आप जानते हैं जो भक्ति काल का शुरुआत हुई थी, उसे रामचंद्र शुक्ल जी ने यही बोला है कि जब आक्रमण हो रहे थे, बाहरी आक्रमणों की देन है, जो भक्ति काल है ना? ऐसा उन्होंने बोला था। तो इसमें उपन्यास में तुलसीदास की पूरी कथा बताई गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है तुलसीदास भक्ति काल के समय में थे और इस उपन्यास का आरंभ भी मुगलों द्वारा की जा रही लूट-पाट से बताया गया है। जहाँ बांदा जिले के विक्रमपुर गाँव में तुलसीदास का जन्म होता है 1589 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है, 1589 विक्रमी संवत, ठीक है? विक्रमी संवत और ईस्वी में थोड़ा-सा आपको अच्छे से इनको याद रखना है। यहाँ पर 1589 विक्रमी संवत लिखा हुआ है। वैसे अगर इनकी हम बात करें ईस्वी की, तो ये 1532 ईस्वी में इनका जन्म बताया जाता है, ठीक है? 1532 ईस्वी, 1589 में से आप 57 माइनस कर लीजिए, ठीक है? तो हमारी ईस्वी निकल के आ जाती है। तुलसीदास के जन्म से ही 32 दाँत थे, इस उपन्यास में बताया गया है कि तुलसीदास जी के जन्म से ही 32 दाँत थे और जन्म लेते ही मुख से वे राम राम बोलने लगे थे। पूरे 32 के 32 दाँत थे, ऐसा शायद आपने ना कहीं सुना होगा, ना पढ़ा होगा, है ना? ना कहीं देखा होगा। तो लेकिन इस उपन्यास में बताया गया है कि तुलसीदास के जन्म से ही 32 दाँत थे और जन्म लेते ही मुख से राम राम बोलने लगे थे। इसीलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया था। जन्म होते ही जिसने राम नाम भजना शुरू कर दिया हो, है ना? वो समझ लीजिए कितने बड़े भक्त रहे होंगे, कितने बड़े अपने पिछले जन्म के कोई ऋषि मुनि रहे होंगे।
इसलिए इनका नाम रामबोला पड़ गया। रामबोला इनका नाम था, ये याद रखना है। उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। दुबे आप जानते हैं पंडित के घर में पैदा हुए थे, जो कि एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इनके जो पिता थे आत्माराम जी, वो प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। हुलसी, तुलसी की माता का नाम था हुलसी। ठीक है, थोड़ा-सा अच्छे से इसको याद रखना है, पूछा जाता है ये भी। इनको जन्म देते ही संसार को छोड़कर चल बसी थी। जो इनकी माँ थी, वो इनको जन्म देते ही संसार को छोड़कर चल बसी। इसी कारण इनके पिता ने इन्हें अशुभ मानकर इनको अपनी दासी मुनिया की सास को दे दिया। ये भी ध्यान रखना है, इनके पिता ने इसे ज्योतिषी तो वो थे ही, है ना? और इनकी माँ इनको जन्म देने के बाद ही चल बसी थी, तो इसलिए इनको अशुभ माना इनके पिता ने और इन्हें अपनी दासी को पकड़ा दिया। दासी कौन थी? मुनिया थी, ठीक है? मुनिया की सास को दे दिया। राम बोला उन्हें पार्वती अम्मा कहते थे, ठीक है? राम बोला जो थे, वो उन्हें पार्वती अम्मा कहते थे, किसको? मुनिया की सास को, कि जिन्होंने इसे पाला था। कुछ दिनों के बाद में पार्वती अम्मा का भी स्वर्गवास हो गया। फिर ये भटकते-भटकते सूकर क्षेत्र गोंडा पहुँच गए, जहाँ पर इन्हें साधु नर हरिदास मिले। इन्होंने इनका संस्कार करवाया और जैसे ही उन्होंने श्री राम की मूर्ति के आगे प्रणाम करने के लिए सर झुकाया, वैसे ही एक तुलसी का पत्ता इनके सर पर आकर के गिर पड़ा। ठीक है, इनकी ये तो थोड़ा-सा जो कथा सार है वो आपको अच्छे से याद रख लेना। वैसे तो काफ़ी बड़ा है उपन्यास, लेकिन इतना काफ़ी है आपके लिए समझने के लिए। इसके बाद में तुलसी का पत्ता जब इनके सर पर आ गिरा, तभी नरहरिदास इनके गुरु थे। इनका नाम तुलसीदास रख दिया। शिक्षा गुरु इनके अलग थे, ठीक है? शिक्षा गुरु अलग थे और जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की आगे चल कर के। और जो दीक्षा गुरु थे ये नरहरिदास जी थे, इनको थोड़ा-सा याद रखना है, 2 गुरु थे इनके। नरहरिदास ने इनका नाम तुलसीदास रख दिया। फिर तुलसीदास वहाँ से काशी चले गए, जहाँ उन्होंने शेष सनातन इनके दूसरे गुरु का नाम था। इनसे शेष सनातन नामक जो विद्वान हैं, इनसे शिक्षा प्राप्त की और वहीं पर रहकर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। हनुमान चालीसा शायद आप सभी अपने घरों पर पढ़ते होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हनुमान चालीसा की जो रचना है वो किसने की थी? तो ये तुलसीदास जी ने की थी। एक और इसी पे मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। ओम जय जगदीश हरे, ये जो रचना है, ये जो आरती है हम अपने घरों में गाते हैं सभी इसको, है ना? सभी हिंदुत्व के घरों में तो ये गाई ही जाती है, ओम जय जगदीश हरे सभी जानते होंगे। तो इसकी रचना श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने की थी, ठीक है? उनका भी थोड़ा-सा आपको याद रखना है, वो सेम जैसी रचना है तो इसलिए मैंने बता दिया। आगे देखते हैं कुछ दिनों के बाद में जो तुलसीदास जी थे, वो प्रसिद्ध कथावाचक हो गए। कुछ दिनों के बाद में वो कथा वाचन करने लगे। तुलसीदास वापस अपने गाँव विक्रमपुर जाकर कथा करने लगे। फिर उसके बाद में जब ये कथावाचक हो गए, तो एक बार ये तुलसीदास जी अपने गाँव पहुँच गए। इनके गाँव गाँव का नाम है यहाँ पर विक्रमपुर और वहाँ पर ये कथा करने लगे। एक बार तुलसीदास की लोकप्रियता को जानकर पंडित दीनबंधु पाठक नामक विद्वान ने, दीनबंधु पाठक नाम है इसमें, इन्होंने तुलसीदास को अपने गांव में कथा कहने के लिए बुलाया। ये दीनबंधु पाठक जी विद्वान थे बहुत अच्छे, है ना? और उन्होंने तुलसीदास को जैसे कथा के लिए तो आप जानते हैं जो कथावाचक होते हैं, उन्हें अपने अपने गांव में या शहरों में बुलाया जाता है कथा कहने के लिए। तो कथा कहने के लिए उन्होंने अपने गांव में बुला लिया। तुलसीदास उन्हीं के घर पर रुके हुए थे। भाई जाहिर सी बात है, जो बुलाएगा उसी के घर पर जाकर रुकेंगे, है ना? तुलसीदास दीनबंधु पाठक जी के घर पर ही रुके हुए थे, जहां उन्हें दीनबंधु की पुत्री रत्नावली से प्रेम होता है और बाद में उन्हीं से इनका विवाह भी होता है। रत्नावली इनकी पत्नी का नाम है। रत्नावली दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। तुलसीदास विवाह के बाद पुनः बनारस आ जाते हैं। एक दिन बारिश में भीगकर तुलसी सांप के सहारे पत्नी से मिलने ससुराल की छत पर पहुंच जाते हैं। तो तुलसीदास जी हैं विवाह के बाद ये अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और पुनः फिर ये बनारस आ जाते हैं विवाह के बाद में। फिर एक दिन क्या होता है, बारिश हो रही होती है और इनका अपनी जो इनकी पत्नी है वो अपने मायके चली जाती है। और लेकिन इनसे क्या है कि इनका मिलने का बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, रुका नहीं जा रहा था, है ना? इंतजार नहीं हो रहा था। तो ये अब बारिश में भीग करके तुलसी सांप के सहारे पत्नी से मिलने ससुराल की छत पर पहुंच गए थे। तो उनकी पत्नी थी रत्नावली, वो छत पर थी
और ये पीछे जैसे होता है ना फ़िल्मों में, चोरी-छुपे ऊपर चढ़ जाते हैं खिड़कियों से, तो वैसे ही साँप के सारे ससुराल की छत पर पहुँच गई, जहाँ पत्नी के दुत्कारने पर उनके मन में वैराग्य आ जाता है और सब कुछ छोड़-छाड़ कर ये चित्रकूट चले जाते हैं। ठीक पर जहाँ जहाँ पर ये जब जाते हैं तो पत्नी इन्हें कुछ बुरा-भला बोल देती हैं, है ना? तो उनके मन में वहीं पर जो प्रेम था वो सब खत्म हो गया और इनके मन में वैराग्य जाग गया। और वैराग्य जागने के बाद फिर ये इनके मन में ऐसा वैराग्य जागा कि इन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया और छोड़ कर के चित्रकूट चले गए। ये वही चित्रकूट है जहाँ पर राम सिया जी रहे थे, है ना? चित्रकूट पर्वत पर काफ़ी दिनों तक विश्राम उन्होंने किया था जब वनवास के लिए गए थे। वहाँ इन्हें पता चलता है कि इनका पुत्र जिसका नाम तारापति था उसकी मृत्यु हो गई है। इस उपन्यास में बताया गया है कि इनका एक पुत्र था जो जिसका नाम था तारापति, उसकी मृत्यु हो गई फिर भी वे घर वापस नहीं आते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है, लेकिन फिर भी घर वापस नहीं आते हैं। अब वो बिल्कुल भगवान की शरण में जा चुके थे। सीता माँ की प्रेरणा से तुलसीदास अयोध्या जाते हैं, जहाँ वह रामचरितमानस की रचना करना शुरू कर देते हैं। ये इस उपन्यास में बताया गया है कि सीता माँ की प्रेरणा से तुलसीदास अयोध्या जाते हैं, जहाँ वे रामचरितमानस की रचना करना शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर एक वाक्य कि जो रामचरितमानस है, इसकी रचना कहाँ पर उन्होंने की थी? तो इसका कुछ भाग उन्होंने अयोध्या में लिखा था, फिर बाद में वो काशी भी चले गए थे, चित्रकूट भी चले गए थे। अलग-अलग जगहों पर उन्होंने लिखा था क्योंकि इसमें 2 साल से भी ज़्यादा का समय लगा था, आगे देखेंगे हम। लेकिन वहाँ भी बढ़ती लोकप्रियता से द्वेष के कारण इन्हें पुनः बनारस आ जाना पड़ा। जब वो अयोध्या गए तो वहाँ पर भी इनकी लोकप्रियता वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई, है ना? प्रसिद्धि ज़्यादा मिल रही थी उनको, तो इस कारण ये भी चीज़ इनको अच्छी नहीं लगी क्योंकि अब तो वो भगवान की शरण में थे और यानी कि उनका जो मन था वो वैराग्य प्राप्त कर चुका था। इस दुनिया से बिल्कुल परे जा चुका था, इसलिए लोकप्रियता उनको पसंद नहीं आई और वो पुनः बनारस आ गए, जहाँ उनके मित्र गंगाराम और टोडरमल इनके रहने की व्यवस्था करवाते हैं। उनके मित्र हैं ये गंगाराम और टोडरमल। काशी में अनेक विरोधों के बावजूद उन्होंने 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में रामचरितमानस पूरा कर लिया था। ठीक है, काशी में अनेक विरोधों के बावजूद भी उन्होंने इसका जो समय है वो याद रख लेना 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में रामचरितमानस पूरा किया था। तभी उनके मित्र एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रामचरितमानस कितने समय में पूरी हुई थी? तो 2 वर्ष 7 महीने उन्होंने बताया है, दिनों का ज़िक्र नहीं किया है। तभी उनके मित्र थे रहीमदास। रहीमदास तो आप जानते ही हैं अकबर के दरबार में थे रहीमदास खाने-खाना। तभी उनके मित्र रहीमदास उनसे राज्याश्रय ग्रहण करने की बात करते हैं, लेकिन तुलसीदास उनकी बात को अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है? उनके जो मित्र थे रहीमदास वो दरबार में ही थे अकबर के में और उन्होंने तुलसीदास से कहा था कि तुम भी यहाँ पर मतलब दरबार में आ जाओ, राज्याश्रय ग्रहण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तभी काशी में भयानक महामारी फैल जाती है। तभी क्या होता है काशी में महामारी फैलती है जिससे तुलसीदास लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। इसी समय वे कवितावली की भी रचना करते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, काशी में जो कवितावली है उसकी रचना उन्होंने कहाँ पर की थी? तो ये काशी के अंदर की थी, जिसमें कली काल का वर्णन करते हैं। इम्पोर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिए आप, मैं थोड़ा-सा इसको हाइलाइट भी कर देती हूँ। ये कली काल का वर्णन किया गया है, ठीक है? कली काल का वर्णन किया गया है कवितावली में। कवितावली जो रचना है उसका आधार विषय है कली काल का वर्णन। इसमें किया गया है अपने बाहु रोग की पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की भी रचना की थी। बाहु रोग एक बार जब महामारी फैली थी तो उसके बाद में इनके भुजाओं में पीड़ा हो गई थी यानी कि बीमारी हो गई थी इनको और उससे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। अंत में वे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और अंत में 1680 विक्रम संवत को सदा-सदा के लिए राम में विलीन हो जाते हैं। तो ये 1680 विक्रम संवत है, इसमें से आप घटा दीजिए 57 वर्ष तो आपका ईसवी निकल जाएगा। चलो मैं ही घटा देती हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ईसवी भी याद रह जाए। ठीक है? तो 10 7 यानी कि 3 बच गया और 7 2 यानी कि 2 ठीक है? और यहाँ पर 6 3 यानी कि 1623 ईस्वी, ठीक है? 1623 1500
32 में इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी यानी कि निधन हो गया था। और ये विक्रम संवत भी आपको याद रख लेना है 57 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारी ईस्वी निकल जाती है। ठीक है? तो आई होप इसका कथा सार आपको पसंद आया होगा और ये यूट्यूब पर क्लासेस रहेगी तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आप ये फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो शिक्षा कॉम्पिटिशन ऐप से आपको मिल जाएगा केवल ₹599 में। ठीक है? चलते हैं हम आगे थोड़ा-सा। कलर मुझे ग्रीन अच्छा लग रहा है। मानस का हंस। मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास के जीवन का चित्रण है। ये पूछा जाता है कि जो मानस का हंस है वो मानस का हंस कहा किसे जाता है। एक तो यही क्वेश्चन बनता है मानस का हंस किसे कहा जाता है। तो ये तुलसीदास जी को कहा जाता है और इन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। क्वेश्चन एक बता देती हूँ। ठीक है, मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास के जीवन का चित्रण है। उपन्यास के अनुसार तुलसी का जो जन्म है 1532 ईस्वी में बांदा के विक्रमपुर गांव में हुआ था। इतना हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा-सा आगे देखते हैं। मुख्य पात्र तुलसीदास इसका केंद्रीय पात्र है। तुलसी इसकी माता का नाम था। पार्वती तुलसी का जिसने लालन-पालन किया था। नरहरिदास ये तुलसी के गुरु और अभिभावक भी थे, है ना? अभिभावक उन्हें कहते हैं जो उन्हें पालन-पोषण भी कहीं न कहीं करते हैं। जब पार्वती अम्मा का निधन हो गया था, तो वहाँ से चले गए थे, तब इन्हें नरहरिदास मिले थे, जिन्होंने इनको इनको अपने साथ में रखा था, है ना? उन्होंने ही इन्हें तुलसी नाम भी दिया था, तुलसीदास नाम दिया था, ये भी ध्यान रख लेना है। मोहिनी एक वृद्ध कोतवाल की बेटी है। बताया जाता है कि ये तुलसीदास के ऊपर आसक्त थी। रत्नावली ये पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री है जो कि तुलसी की पत्नी थी। शेष सनातन तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे और नरहरिदास की बात करें तो ये इनके दीक्षा गुरु थे। ये दीक्षा गुरु अलग हैं और शिक्षा गुरु अलग हैं, दोनों का याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें इसमें जो और भी पात्र हैं, टोडरमल, जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश, मेघा भगत ये तुलसी के मित्र और भक्त थे। इनका नाम भी याद रख लेना है, ये मित्रों में आते हैं। गंगेश्वर की बात करें तो ये तुलसी के साले थे यानी कि रत्नावली के भाई थे। तारापति इसमें बताया जाता है वैसे तो और कहीं भी ज़िक्र नहीं है इनका लेकिन मानस के अंश में बताया है कि तुलसी का एक पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई थी। तारापति, रामकली ये तुलसी की सेविका थी। रामू द्विवेदी, बसंत बेनी, माधव दास ये तुलसी के शिष्य थे। इसके अलावा वैदेही वल्लभ, रवि दत्त, बटेश्वर दत्त ये तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग थे क्योंकि इनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी और जिसकी लोकप्रियता बढ़ती है उससे ईर्ष्या करने वाले लोग भी उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रख लेना है, वैदेही वल्लभ, रवि दत्त और बटेश्वर दत्त। ये वो बटेश्वर दत्त नहीं है, है ना? बटेश्वर दत्त बटेश्वर का नाम आता है ना, भगत सिंह के साथ में थे। वो सॉरी बटुकेश्वर दत्त है उनका नाम। तो मैना कहारिन और बकरीद कक्का ये भी इसके अंदर आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थोड़ा-सा देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट में। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, यह उपन्यास 4 जून सन 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करके 23 मार्च 1972 राम नवमी के दिन ये लखनऊ में पूरा किया गया था। चिरंजीवी भगवत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपिक का कार्य किया था। ये कौन कहते हैं? अमृतलाल नागर जी। ठीक है, अमृतलाल नागर जी ने ये बात बताई है कि उन्होंने ये जो उपन्यास है वो कब लिखना शुरू किया था। ये मानस के हंस की बात हो रही है, ठीक है? मानस का हंस जो उपन्यास है, वो तो ख़ैर आपको पता ही है। मानस का हंस जो उपन्यास है, ये 4 जून 1971 ईस्वी को लिखना शुरू किया गया था और 23 मार्च 1972 को लिखना ये पूरा हुआ था। अयोध्या में लिखना शुरू किया था, बाद में वो लखनऊ पहुँच गए थे क्योंकि 2 साल को ये वो कथावाचक थे और वैसे भी इधर-उधर घूमने वाले बंदे थे। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक जगह तो बैठेंगे नहीं। अरे नहीं, तुलसीदास जी क्यों, अमृतलाल नागर जी अयोध्या में उन्होंने लिखना शुरू किया था, बाद में वो लखनऊ पहुँच गए थे और उनका जो लिपिक का कार्य था वो किसने किया था? चिरंजीवी भगवत प्रसाद पांडे ने किया था, ये भी पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट है, ये कब पूरा हुआ था और कब लिखना शुरू किया था? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इस पे लगा लीजिए, मैंने लिख भी रखा है। आगे थोड़ा-सा देखते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में है। डॉक्टर मोती चंद्र लिखित काशी का इतिहास, राहुल सांकृत्यायन लिखित अकबर, इन दोनों पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में तथा स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा
इन्होंने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता दी है। ये लेखक ने ही खुद कहा है। ये ग्रंथों के नाम ज़रूर आपको याद रखने हैं, अभी पूछे भी हर बार पूछे जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसको अच्छे से याद रख लेना। डॉक्टर मोती चंद्र लिखित जो काशी का इतिहास है, काशी का इतिहास पुस्तक किसकी है? तो डॉक्टर मोती चंद्र की है। राहुल सांकृत्यायन ने एक पुस्तक लिखी थी अकबर, ठीक है? अकबर जो पुस्तक है ये किसकी है? तो राहुल सांकृत्यायन की है। इन दोनों पुस्तकों ने जो उपन्यास है मानस कांस, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में इनसे इन्होंने प्रेरणा ली है ना? सहायता ली है। और स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास नामक जो रचनाएँ हैं और डॉक्टर उदय भानु सिंह की तुलसी काव्य मीमांसा, इन्होंने कथानक लिया है। आगे चलते हैं प्रमुख उद्धरण। गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों स्वर्गीय रतन के पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर बंबई गया था। वहीं एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कौल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जागा। तो उनके मन में ये प्रेरणा कहाँ से आई है? ये ज़रूर याद रख लेना है। अमृतलाल नागर जी बताते हैं कि एक दिन अचानक कैसे उनके मन में इस उपन्यास को लिखने का संकल्प जागा, ठीक है? कैसे उन्होंने आमुख का मतलब है यानी कि लेखक ने ये बात कही है। आगे चलते हैं, यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा नहीं मिलती। अमृतलाल नागर जी स्वयं बताते हैं कि ये सच है कि जो तुलसीदास जी हैं, उनकी सही जीवन कथा नहीं मिलती। अ, वो कहने को तो रघुवर दास, बेनी माधव दास, कृष्ण दत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र हैं, किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रामाणिक नहीं माने जा सकते हैं। ठीक है? बेनी माधव दास, रघुवर दास, कृष्ण दत्त मिश्र इन सभी ने तुलसीदास के ग्रंथ लिखे हैं तुलसीदास से संबंधित, लेकिन ये विद्वानों के मतानुसार ये प्रामाणिक नहीं माने जा सकते हैं। ठीक है? ये भी कौन कहते हैं? लेखक ने ही कहा है। आगे देखते हैं, बस थोड़ा-सा है। शिशु भिक्षुक राम बोला फिर एक द्वार पर गा रहा था, हम भक्तन के भक्त हमारे। शिशु यानी कि जो जब बच्चा था ये तुलसीदास, तब उन्होंने ये कहा था, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत रत्न टारे, टरत न टारे, टरत न टारे रे रे। ठीक है? ये जो पंक्तियाँ हैं ये पूछी जा सकती हैं, ये किसकी हैं? ये मानस के अंश में लिखी हुई हैं वैसे तो, लेकिन ये राम बोला यानी कि तुलसीदास जी के द्वारा गाई गई हैं। तो यहाँ पर हमारा अब ये नेक्स्ट उपन्यास है तमस, इसको हम कल पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी यूजीसी नेट के लिए। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की और भी सारी क्लासेस आपको मिल जाएँ, तो आप शिक्षा कॉम्पिटिशन जो ऐप है, वहाँ से इसका फुल कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।